Assalamu alaikum. Today the topic that we'll be starting is chapter 7, which is work, energy and power of the class 11 physics. So now move on. Work पहली हेडिंग है हमारी. अब वर्क क्या है? In our daily life, work is an activity that requires muscular or mental exertion. यानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम वर्क किसे कहते हैं? एक एक्टिविटी को, एक हरकत को जो हमारी मस्कुलर यानी हमारी जिस्मानी ताकत चाहती रिक्वायर करती है, या मेंटल एक्सर्शन मतलब हमें कोई वर्क करना है. जैसे हम कहते हैं भाई तुमने ये काम किया, तुमने टेबल हिला, तुमने टेबल एक दूसरी जगह पे रख दी, ठीक है. तुमने कोई भी एग्जैक्टली काम किया, फॉर एग्जांपल आप जिम कर रहे हैं, वो भी आप एक वर्क उसको आप कह सकते हैं जिसमें आपकी मस्कुलर मूवमेंट हो रही है, ठीक है. ये डेली लाइफ का वर्क है, डेफिनेशन वर्क. लेकिन अगर हम फिजिक्स पे आते हैं, बट इन फिजिक्स द टर्म हैज़ अ डिस्टिंक्टली डिफरेंट मीनिंग involving a force acting on a body while the body undergoes a displacement. फिजिक्स क्या कहती है भाई कि जो वर्क टर्म है ये थोड़ा डिस्टिंक्टली डिफरेंट मीनिंग है. मतलब पहले आपकी डेली लाइफ से थोड़ा यहाँ पे अलग मतलब है इसका. क्या है कि अगर एक बॉडी पे फोर्स लग रही है, ठीक है, एक बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं और एक उससे बॉडी में डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रही है, यानी बॉडी मूव कर रही है. सिंपली कि आप फर्ज करें सोफा है, सोफा आपको आप फोर्स लगा रहे हैं और सोफा एक जगह पे मूव कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये वर्क कर रहे हैं आप, ठीक है, आप वर्क कर रहे हैं ऑन द सोफा. बहुत सिंपल एग्जांपल ये थी इसकी. Now, the work done by a constant force F is defined as the product of the component of the force in the direction of the displacement S and the magnitude of the displacement. यानी कि जो वर्क डन है एक कांस्टेंट फोर्स F, वो किस तरह डिफाइंड है वर्क डन के प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, यानी प्रोडक्ट किसका है? फोर्स के कंपोनेंट का इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट S एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. मतलब ये होता है कि दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मतलब ठीक है सेम होगी, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो उसका मैग्नीट्यूड जो है या उसका आंसर वो कहलाएगा वर्क डन. यानी सिंपली कि अब ये फोर्स है, ठीक है, अब ये फोर्स की डायरेक्शन इधर है, हम और डिस्टेंस की हमारी डायरेक्शन इधर है, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस डायरेक्शन. अब हमें क्या करना है, वो ये कह रहे हैं कि भाई फोर्स की डायरेक्शन भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होनी चाहिए. तो हमें इस फोर्स का कंपोनेंट निकाला हमने एफ कॉस थीटा, ठीक है, जो ये बन के आया. अब इस एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन भी क्या हो गई, इधर हो गई, डिस्प्लेसमेंट वाली. अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ कॉस थीटा और एस को, तो वो हमारा वर्क डन होगा. अब ये एफ कॉस थीटा कैसे आया ये डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा. नाउ यूजिंग दिस फिगर we can express work done by the force analytically as. अब हम इस फिगर को इस्तेमाल करते हुए हम वर्क डन को एक एनालिटिकली उसको एक इक्वेशन में किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस तरह, इस तरह W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा. मैंने पहले ही बताया था कि सिंपली एफ कॉस थीटा या एस को मल्टीप्लाई कर दें, और प्रोजेक्शन किसकी हो रही थी वहाँ पे, फोर्स की. हम फोर्स की प्रोजेक्शन कर रहे थे, मतलब कि ये फोर्स की जो डायरेक्शन है, दिस फोर्स की डायरेक्शन को हम ला रहे थे एस की डायरेक्शन के साम बराबर, ठीक है. तो ये एफ कॉस थीटा बना था, इसलिए हमने एफ कॉस थीटा एफ के साथ आया, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई एफ कॉस थीटा एस. नाउ वेयर एफ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एफ. ऑब्वियसली बात है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एक डायरेक्शन है, तो कैपिटल एफ उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया. और कैपिटल एस जो है आपका, दिस हेयर, इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एस, ठीक है. इसको हम एस को भी आपने थोड़ा इसको वेक्टर बना दें, ठीक है. और थीटा क्या है, उसका बी इन दोनों के बीच का एंगल. थीटा इज ऑलवेज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल होता है. ऑल्टरनेटिवली द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा. अब ये क्यों लिखा है, वेयर एस कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एफ. अच्छा, अब पहले तो मैं आपको बताऊंगा ये एफ कॉस थीटा कैसे आया. देखिए, अगर ये आपकी डायग्राम है, ठीक है, ये आपका एफ वेक्टर हो गया, ये आपका एस वेक्टर हो गया, दिस इज थीटा, दिस इज योर एफ, ओके, एंड दिस इज योर एस वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. अब वर्क डन की डेफिनेशन के मुताबिक आपका एफ और एस दोनों की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए. अब या तो एस को आप एफ पे ले जाएं, यानी उसको प्रोजेक्ट उधर कर दें, या आप एफ को एस पे प्रोजेक्ट कर दें. अब हम पहले एफ को एस पे प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है.
अब हम F को अगर ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो हमने ये बना दिया आपका दिस वन, ये हमने एक, ठीक है, एक लाइन बना दी। अब ये F वेक्टर है तो उसकी ये प्रोजेक्शन क्या होगी, ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। नाउ ये हमें पता है कि ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये वाला जो वेक्टर है ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपकी बेस हो गई, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि भाई कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, दिस बेस, ये बेस होगी, हमने बेस को एक्स नाम दे दिया, ठीक है, बेस को हमने एक्स नाम दे दिया, ठीक है, इस बेस को हमने एक्स नाम दे दिया, और ये हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ। अब अगर हमें इसमें बेस निकालनी है, ठीक है, सॉरी हमें एफ निकालना है, कैपिटल एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू उधर ले जाके एफ कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका बन गया सिंपल सा। कैसे आया, अब आपको पता चल गया कि एक्स एफ कॉस थीटा ये कैसे आया। अब अगर हम एस को उधर ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, हम एस को उधर डिस्प्लेस कराना चाह रहे हैं एस को, तो हमें उसके लिए फिर डायग्राम बनानी पड़ेगी। हमने फिर से वापस से डायग्राम बनाई, ये एफ वेक्टर, ये आपका एस, ठीक है, दिस इज योर एफ, दिस इज योर एस, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक लाइन खींची सिंपली आपकी इस तरह करके, जो कि 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपका दिस वन इज योर 90 डिग्री, जिस तरह ये 90 डिग्री था इस तरह ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये थीटा है, ठीक है। अब हमें एस की डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लानी है, यानी ये बताना है कि यहाँ पे एस कितना होगा, सही है। तो अगर हम इस पे भी ये कर रहे हैं कॉस थीटा, अब कॉस थीटा क्यों करते हैं हम लोग हर बार, क्योंकि देखो थीटा के साथ वाली ये जो हमें ये चाहिए ना, इसकी एस की प्रोजेक्शन यहाँ पे कितनी होगी, तो ये थीटा के साथ वाला हमेशा लाइन क्या होती है, वहाँ बेस होती है, सामने की परपेंडिकुलर होती है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू, अब हमें बेस चाहिए तो बेस का भी हमने यहाँ पे नाम एक्स रख दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक्स यहाँ रख दिया, और अपॉन में ये हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ का, एस है ये, ठीक है, तो ये एस हो गया। तो एक्स क्या बन जाएगा वापस से आपका, एस कॉस थीटा, सही है। ये थोड़ा लिखने में अजीब हो रहा है, लेकिन आप मैं जो बोल रहा हूँ उसके गौर करें कि x इक्वल्स टू एस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब फर्क नहीं पड़ता कि f की प्रोजेक्शन आप s पे कर रहे हैं या आप s की प्रोजेक्शन f पे कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का आपको मैंने बता दिया किस तरह निकलेगा। तो वेयर s cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ f, पहले था f की डायरेक्शन इन द डिस्प्लेसमेंट s, और अब यहाँ पे है कि s cos थीटा है कंपोनेंट s का, जो कि f की डायरेक्शन में। This work is also the product of magnitude of force and the component of displacement in the direction of F, जो मैंने आपको बता दिया। Now we know that C equals to A vector dot B vector। अब हमने दो वेक्टर क्वांटिटीज यूज की हैं, कि एक है हमारी फोर्स और डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे है A डॉट B, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जब भी किसी दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट, तो हमेशा वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में आता है, ठीक है। और जब डॉट प्रोडक्ट आता है तो डॉट प्रोडक्ट के साथ जब वो उसको हम ओपन करते हैं तो वो क्या बन के आता है, कॉस थीटा के साथ, ठीक है। तो नाउ सी क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और ए और बी हमारे दो वेक्टर्स हैं। इसी तरह बिल्कुल सिमिलरली वी कैन अप्लाई द सेम एंड राइट W इक्वल्स टू एफ डॉट डी। अब यहाँ पे भी क्या है, हमारी W जो है वो है वर्क डन और बाय द फोर्स, और वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एंड एफ एंड डी आर द बोथ द वेक्टर्स जिन दोनों की डायरेक्शन है। तो सम वर्क क्या होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्टेंस का, इसलिए उसके साथ कॉस भी आता है। तो आपको यहाँ पे एक और रीजन पता चल गया कॉस की क्यों है, और ये एक डॉट प्रोडक्ट है वर्क, ठीक है। नाउ वर्क एक अलजेब्रिक क्वांटिटी है, ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट एस। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड किस पे करेगा, ये एंगल पे, जो कि आपका फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट के बीच में लाया करेगा, ठीक है, उस एंगल पर डिपेंड करेगा कि भाई वर्क आपका पॉजिटिव है और आइदर इट इज नेगेटिव। तो हमारे पास कुछ केसेस हैं, लेट मी शो यू।
फर्स्ट इज द व्हेन द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल्स टू 0 द वर्क इज पॉजिटिव। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपको जो फोर्स का कंपोनेंट है दैट इज एफ कॉस थीटा, जो आपका कंपोनेंट होता है वो सेम डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी सेम डायरेक्शन में है, फोर्स आपकी ऑलरेडी उसी डायरेक्शन पे है जिसपे आपका डिस्प्लेसमेंट है। भाई पहले हमने ये पढ़ा था, जो अभी आपने पहली वाली डायग्राम में देखा था कि फोर्स यूं थी, एस ये था, ठीक है। दिस वाज आपने यही पढ़ा था जो अभी हमने पहले बुक की जो डायग्राम थी, और ये आपका कोई वो था एंगल। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस केस में केस नंबर 1 में जिसमें आपका फोर्स की कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस सी बात है ये सेम डायरेक्शन में है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, तो इसका फाइनल आंसर बनता है W इक्वल्स टू एफ डी। अब ये कैसे बनता है, ये इस तरह बनता है भाई कि अब इस केस में एंगल कुछ ना कुछ होगा, 40 होगा, 30 होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर एस यूं है आपका, ठीक है, ये एस है और आपकी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, सेम सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब फोर्स अगर सेम है तो उनके बीच का ये एंगल क्या होगा, थीटा, ऑब्वियस सी बात है, दिस वुड बी 0, ठीक है। सॉरी, नाउ W इक्वल्स टू हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, F इक्वल्स टू कॉस थीटा, ओके, मल्टीप्लाई बाय D। अब D कुछ भी है, ठीक है, D की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं भाई एंगल की बात, क्योंकि एंगल पे हमारे केसेस डेवलप हो रहे हैं, तीनों केसेस जो अभी ये दो आगे पढ़ेंगे वो सब एंगल पे आएंगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, फलाना है, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा क्या है आपका, जीरो, ठीक है। जीरो जब होता है तो कॉस थीटा, आप कॉस में कॉस जीरो क्या होता है, किसके बराबर होता है, कॉस जीरो 1, ठीक है। कॉस जीरो आपका 1 के बराबर होता है। जब आपने कॉस जीरो 1 डाला तो ये क्या हो गया, एफ, एफ के उसमें दिस बिकम्स 1, ठीक है। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा आपका, एफ डी, ओके। तो इस तरह ये सिंपल W इक्वल्स टू एफ डी बना, क्योंकि आपका थीटा जीरो है, सेम डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स W इक्वल्स टू एफ डी। नाउ जो अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था कि कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आपकी अगर बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा जीरो है तो वर्क आपका पॉजिटिव है, W इक्वल्स टू एफ डी सिंपली। तो उसकी एग्जांपल ये भी आप दे सकते हैं कि जब एक स्प्रिंग स्ट्रेच है, ठीक है, तो स्प्रिंग आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो आप उस पर वर्क डन जो है, जो आप उसको फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग को खींचने में, स्ट्रेच करने में, वो पॉजिटिव है। जब आप उसको ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है, तो आपका वर्क डन इसलिए पॉजिटिव हो गया। अब एक बॉडी है, आप उसको लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं तो बॉडी की फोर्स भी आप ऊपर लगा रहे हैं और उसकी डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रही है, देन इन ऑल्सो दैट केस वर्क डन पॉजिटिव हो गया। अब हमारा जो सेकंड केस है वो है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी थीटा आपका 180 है और इस केस में क्या हो जाएगा, वर्क नेगेटिव, और आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, W इक्वल्स टू माइनस एफ डी। अब ये इस तरह है कि आपकी पहले हमारा फोर्स था यूं, ठीक है, ये आपकी फोर्स पहले ये थी, सिंपल एस ये था, ठीक है। अब कुछ केस यूं है, आपकी डिस्प्लेसमेंट यूं है, ठीक है, और आपकी जो फोर्स लग रही है वो इधर लग रही है, ओके, सही है। तो ऑपोजिट हो गया, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, पूरा का पूरा 180 डिग्री, ठीक है। अब W हमारे पास क्या है, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी, ओके। अब हमने कॉस थीटा में, कॉस थीटा अगर कॉस 180 करें, ठीक है, कॉस हमने यहाँ पे 180 कर दिया, तो किसके बराबर होता है कॉस 180, आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपका ये होगा -1 के बराबर, ठीक है। जब हमने -1 के बराबर डाला तो ये आपका बन गया माइनस एफ इंटू डी, तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, माइनस एफ डी, ठीक है। तो सिंपली जब फोर्स आपकी ऐसी डायरेक्शन में होगी कि जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट उल्टा जा रहा होगा, मतलब ऑपोजिट, दोनों की डायरेक्शन में पूरा 180 का फर्क होगा, तो वहां पे आपकी वर्क डन जो है वो नेगेटिव में आंसर करेगा। अब ये इस तरह देख रहे हैं कि भाई वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी बीइंग लिफ्टेड इज नेगेटिव। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है आप पे वर्क कैसे लगाती है भाई, आप
एक बॉडी ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है, बॉडी ऊपर खींच रहे हैं। अब वर्क डन आपका नहीं हो रहा, वर्क डन हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। जो ग्रेविटी की जो फोर्स है वो तो उसको नीचे खींच रही है ना। आप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, आपकी ग्रेविटी की जो फोर्स है वो नीचे खींच रही है, लेकिन आप जा ऊपर रहे हैं, ठीक है, आपकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, तो वो यानी ग्रेविटी की फोर्स आप पे नेगेटिव वर्क डन कर रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है और आपकी डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रही है, क्योंकि आप एक चीज को आप खुद ऊपर जा रहे हो, इसलिए ये नेगेटिव है। नाउ द थर्ड केस इज when the force acts at right angles to the displacement, the theta equals to 90 degree, work is zero, that is the force does not produce work। यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल बीच का 90 डिग्री है, यानी अगर आपकी फोर्स यूं है, डिस्प्लेसमेंट यूं है, ठीक है, this is your force and the angle between them is 90 डिग्री, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, जीरो वर्क डन रिजल्ट करेगी, यानी जीरो वर्क डन आपका होगा। अब कैसे? के एफ कॉस थीटा डी, ये आपका वर्क डन है, ठीक है, ये हमें पता है। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग इसमें कि अगर हमने यहाँ पे इसको हम शिफ्ट करते हैं कि एफ कॉस 90 डाल दिया, ठीक है, एफ कॉस 90 डाल दिया और मल्टीप्लाई बाय डी, डी कुछ भी डिस्टेंस है वो हमारे भी मैटर नहीं कर रहा। जब आपने ये किया तो cos 90 हम सबको पता है cos 90 जीरो होता है, ठीक है, cos 90 इज ऑलवेज जीरो, तो दिस होल फैक्टर विल बिकम जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस विल बी जीरो, दैट्स व्हाई वर्क इज रिजल्ट इन जीरो, w becomes जीरो। तो तीन केसेस हो गए। पहला केस थीटा इक्वल टू जीरो, जिसमें आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, वर्क पॉजिटिव है। दूसरा केस क्या है आपका कि थीटा और फोर्स आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपका वर्क नेगेटिव हो गया। थर्ड केस क्या है, थीटा आपका 90 डिग्री है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्क आपका 90 डिग्री पे है, तो आपका वहाँ पे वर्क जीरो हो गया। सही है, सेकंड केस में नेगेटिव, फर्स्ट केस में पॉजिटिव, थर्ड केस में जीरो। अच्छा, अब मैं कुछ एग्जांपल्स भी दे दूं आपको कि एक 90 डिग्री वर्क की क्या होंगी। कि फॉर एग्जांपल अगर आप कंसिडर करें कि एक हैवी स्टोन है, ठीक है, अब हैवी स्टोन है, आप उसको अपना हाथ ऊपर खड़ा करके आपने खड़ा किया हुआ है, ठीक है, उसको मतलब होल्ड किया हुआ है, ठीक है, बट नो वर्क इज डन द टेक्निकल सेंस। जैसे अब आपने उसको स्टोन को तो ऊपर उठा के रखा है, फोर्स भी लगा रहे हैं, ठीक है, अब उसकी फोर्स के क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल तो 90 डिग्री है ना, इन द सेंस कि ये आपका हैंड है, ठीक है, आपने यहाँ हैंड है आपका ये, और दिस इज योर हैंड, ओके, और यहाँ पे आपने एक स्टोन पकड़ा हुआ है। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी नीचे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, और आपने इसकी फोर्स यूं लगाई हुई है फ्रंट पे, ठीक है, अब दिस मेक्स दिस 90 डिग्री, ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, और वर्क आपका यहाँ पे जीरो हो रहा है क्योंकि आपकी तो बॉडी मूव ही नहीं कर रही, डिस्प्लेसमेंट जब है ही नहीं तो वर्क डन हो ही नहीं रहा, क्योंकि वर्क डन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही जब आपका नहीं है तो वर्क डन जीरो है। तो ये आपका एक केस हो गया कि आपका कब वर्क डन जीरो है और 90 डिग्री कब होता है आपका, एक नॉर्मल एग्जाम्पल मैंने आपको दी। अच्छा, और एक पर्सन है, वो एक सरफेस पे चल रहा है एक बॉक्स को कैरी करते हुए, ठीक है, मतलब कि आप जमीन चल रहे हैं और आपके हाथ में एक बॉक्स है या कोई भी चीज़ है। अब कोई यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि बिकॉज द फोर्स का जो कंपोनेंट है डायरेक्शन ऑफ मोशन में वो कोई है ही नहीं, ठीक है। अब ये मैं इस तरह बता दूं कि आप आगे लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है, और आपका बॉक्स नीचे हैंग हो रहा है, ठीक है, सॉरी, आपकी फोर्स आगे है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, क्योंकि आपने बॉक्स को होल्ड किया हुआ है, और आपकी जो मूवमेंट है बॉक्स की वो इधर है, ठीक है, फोर्स की आपने उठाया हुआ ऊपर है क्योंकि आपने जैसा उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट होल्ड किया हुआ है, और आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, देन अगेन 90 डिग्री हो गया, ठीक है, क्योंकि इसलिए जब एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पे देन अगेन आपका कोई वर्क डन नहीं होगा। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आप देख, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है और उसकी डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है, तो याद रखिएगा उसमें कोई वर्क डन अकर नहीं होगा। अच्छा, एक और इसकी एग्जाम्पल ये है कि जब एक बॉडी स्लाइड करती है सरफेस के अलोंग, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। अब एक बॉडी एक सरफेस पे स्लाइड कर रही है, ठीक है, ये सरफेस है, ये सरफेस है,
ठीक है, ये यहाँ पे एक बॉक्स है, अब ये बॉक्स स्लाइड कर रहा है, अब स्लाइड ये इस तरफ कर रहा है और उस पर वर्क नॉर्मल फोर्स यूं लग रही है। अब इन दोनों के बीच का एंगल ये क्या हो गया, ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसलिए इस बॉक्स पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, इसलिए इसका वर्क क्या हो जाएगा, देन अगेन यहाँ पे वर्क डन भी जीरो है। एंड अब एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। ठीक है, जब जैसे आपका फर्स्ट करें मून अर्थ के अराउंड है या अर्थ आपके सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, तो सेंटीपिटल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स हमेशा राइट एंगल पे एक्ट करती है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है। ये आपको पहले चैप्टर 6 में बता चुका हूँ। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द यूनिट्स ऑफ वर्क। वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और यूनिट एंड इट्स यूनिट इज द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और इसका यूनिट क्या होता है कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इन एसआई यूनिट द यूनिट ऑफ वर्क इज 1 न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट में वर्क का यूनिट क्या है, 1 न्यूटन मीटर, क्योंकि वन एक न्यूटन फोर्स का यूनिट, एक मीटर डिस्टेंस का यूनिट, तो 1 न्यूटन बन गया। और अनदर नेम फॉर एन एम इज द जूल, और न्यूटन मीटर को हम दूसरे लफ्जों में जूल्स कहते हैं, एक और इसका टर्म है जूल्स। ठीक है, तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, वन, और इसको 1 nm में लिख दिया आपने। देन 1055 जूल्स इक्वल्स टू 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अच्छा, 1055 जूल्स जो है वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी होता है, BTU जिसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप आगे जाके अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत इस्तेमाल करेंगे इसका। 1055 जूल्स इक्वल्स टू 1 BTU। अच्छा, इन द फिजिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स की जो फिजिक्स है और एटम्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स की भी, उसमें एक बहुत स्मॉलर यूनिट यूज़ होता है। क्योंकि देखें ये जो जूल्स है ये बहुत बड़ा है, ये आप स्मॉलर इलेक्ट्रॉन और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते कि उनका वर्क डन क्या है, लेकिन आपको इन छोटे पार्टिकल्स के लिए अलग इनका एक यूनिट बनता है एनर्जी, सॉरी पावर का, जो कि है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, 1.60 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, हाँ, अब ये है कॉमनली यूज मल्टीपल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कॉमनली यूज क्या, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इसके बराबर है 1 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सिंपली आपके यूनिट्स थे और इनकी कन्वर्जन आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। नाउ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। We know that the force with which Earth attracts a body towards its center is called gravitational force, which is equal to the weight of the body, that is mg। हमें ये पता है कि भाई जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करता है बॉडी को अपनी तरफ सेंटर पे, यानी अपने सेंटर पे अट्रैक्ट करता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है, और जो कि किसके बराबर होती है, वेट ऑफ द बॉडी के। बेसिकली वेट mg है और वो g ग्रेविटी ही होती है जिससे वो खींच रहा होता है, तो इसलिए वो mg के बराबर है। और m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क भी कर सकती है, नेगेटिव वर्क भी कर सकती है। अब इस तरह के एक बॉडी है, ठीक है, अब लेट्स सपोज देयर इज अ बॉडी व्हिच मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कि ये बॉडी है एंड दिस इज द अर्थ एंड द बॉडी कम्स टुवर्ड्स द अर्थ, ओके, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है, और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो जब बॉडी अर्थ की तरफ आ रही है तो वो ग्रेविटी जो है वो पॉजिटिव फोर्स कर रही होगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स विल रिजल्ट इन पॉजिटिव वर्क। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं ये बात कहूँ कि भाई ये सेंटर है और हमने नीचे से कोई बॉल ऊपर फेंकी है, सही, ऊपर बॉल फेंकी है, दिस इज द बॉल एंड वी हैव थ्रोन इट अपवर्ड, हमने ऊपर फेंकी है, तो अब ये ग्रेविटी क्योंकि नीचे है और ये ऊपर जा रही है तो ये नेगेटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, अगेंस्ट हो गया, तो द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क फिर क्या हो जाता है, नेगेटिव, यानी इसका फिर वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नाउ कंसिडर अ बॉल ऑफ मास m। ठीक है, ये एक बॉल है जिसका मास m है, विच इज इनिशियली एट अ हाइट hi फ्रॉम द सरफेस, जो कि इनिशियली क्या है, ये एक हाइट पे है hi, दिस हाइट। ठीक है, ये hi हाइट पे है अर्थ के सरफेस से। द बॉल इज मूविंग अपवर्ड एंड फाइनली इट रीचेज अ हाइट hf। अब ये बॉल जो है ऊपर जा रही है। ठीक है, अब वो किसी वजह से भी जा रही है, हमने फेंकी है, कुछ भी किया है, लेकिन बॉल ऊपर जा रही है और फाइनली हाइट उसकी क्या हो जाती है, hf, मेजर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन से हम जब उसको मेजर करते हैं।
During its upward motion, the only force acting on the body is the gravitational, which is its weight mg. यानी कि जो ये इसका अपवर्ड मोशन है, इसके पे एक ही फोर्स लग रही है, कौन सी? ग्रेविटेशनल वन। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो कि इसका वेट mg है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, और ये हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करती है, आपको सबको पता है। ठीक है, सॉरी ये एरो जरा टेढ़ा बन गया। नाउ here we assume that there is no force of friction। अच्छा, अब हम ये कर रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो सकती है भाई? आप अगर ऊपर कोई चीज़ जा रही है तो आपकी एयर आपकी फ्रिक्शन तो देगी, ठीक है, क्योंकि आपका कोई वैक्यूम तो है नहीं, क्योंकि आपको फ्रिक्शन नहीं मिल रही है, तो एयर है। लेकिन हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे नहीं है कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगी फिर? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज क्लियरली एच एफ माइनस एच आई, यानी हम ये बड़े वाले डिस्टेंस एच एफ में से एच आई माइनस कर दिया तो सिंपल एच आ गया। तो वो एच आपका क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बिकम्स एच आपका, ठीक है। नाउ हेंस द वर्क डन इज गिवन बाय, फिर आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वो होगा W इक्वल्स टू एफ डॉट एस, एफ और एस आपके वेक्टर्स हैं, इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट खोला तो कॉस थीटा आ गया, और एस आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जहां से जहां वर्क किया। अब एच आई और एच आई कोई वर्क नहीं है, एच एफ भी पूरा वर्क नहीं है, ओ सॉरी डिस्टेंस नहीं है ना, एच आई पूरा डिस्टेंस है। एच एफ माइनस एच आई वो डिस्टेंस है जो उसने मूव किया, डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो इसलिए हमने एच एफ माइनस एच आई लिखा इसके अंदर। नाउ दिस बिकम्स एफ इक्वल्स टू एच कॉस थीटा। अब क्यों? हमने एच एफ माइनस एच आई को क्या लिया हुआ था? एच लिया हुआ था, तो हमने इसलिए इसको एफ एच कॉस थीटा कर दिया। देन एफ एच इक्वल्स टू कॉस 180। अब ये कॉस 180 क्यों किया? ये आप लोग खुद पता होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था भाई कि अगर आपकी फोर्स इधर लग रही है, ठीक है, और डिस्टेंस आपका इधर है, दिस इज योर डिस्टेंस, दिस इज योर फोर्स, ठीक है, तो इनके बीच का एंगल क्या हुआ? थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरह यही कंडीशन यहाँ पे भी है कि जी और आपकी ऊपर जाने की उसकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जी ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो क्या उनके बीच का एंगल हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे 180 पुट किया। तो एम जी एच माइनस वन। अब कॉस 180 क्या होता है? कॉस 180 इज योर माइनस वन। अच्छा, अब एफ एच में हमने एम जी एच डाल दिया है, क्योंकि फोर्स क्या है? वेट है, ऑब्वियसली बात है, उसका वेट जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो एफ आपके डब्ल्यू के बराबर होता है जब ग्रेविटी लग रही होती है सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए एफ की जगह हमने एम जी डाल दिया, क्योंकि डब्ल्यू भी एम जी है, तो हमने इसलिए एम जी एच डाल दिया, एम जी एच। नाउ जो हमने लास्ट में किया एफ एम जी एच में माइनस वन, तो अब हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनी या रिलेशन बना W इक्वल्स टू माइनस एम जी एच, यानी जब बॉल आपकी अपवर्ड्स जा रही है तो आपकी वर्क डन क्या होगा? माइनस एम जी एच। नाउ दिस इज द वर्क डन against the gravitational force. The negative sign indicates that the force and the displacements are oppositely directed। ठीक है, ये वर्क डन हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, और आपका जो इसमें नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट्स हैं ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। ठीक है, हमेशा माइनस साइन होगा तो ये आप समझ लीजिएगा भाई कि फोर्स और उसकी डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, ठीक है। अब इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, जैसे आपने अभी एग्जांपल ली कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्क डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। यानी कि आपकी अब मैंने आपको उसमें बताया था ना कि पहली जो पोजीशन थी दिस वन, ये आपकी एच आई थी, ठीक है, बॉल की, ठीक है। अब आपने दूसरी, जब ये बॉल ऊपर चली गई, यही चीज आपकी क्या बन गई? एच एफ, ठीक है। तो ये फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन और इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट इस पर डिपेंड करता है, सही है। तो ये याद रखिएगा कि वन शुड नोट दैट द वर्क डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। पहली क्या पोजीशन थी उसकी और आखिर में क्या पोजीशन है, इस पे आपका वर्क डिपेंड करता है। एंड देन अब ये जो है ना, ये रिजल्ट एक जनरल रिजल्ट है, ठीक है। आपने एक सिंपल एक जनरल इक्वेशन बना दी है, और ये वैलिड होता है हर पाथ के लिए, कि जरूरी नहीं है कि ऊपर जाने वाला हो, चाहे इधर जाए, कहीं किसी भी तरफ भी जाए, किसी डायरेक्शन में भी जाए, ये हर पाथ पे आपका वैलिड होगा, ठीक है। अब द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जो बॉडी में वर्क डन स्टोर्ड होता है वो उसकी किस फॉर्म में होता है? पोटेंशियल एनर्जी की।
और पोटेंशियल एनर्जी ही है ये, क्योंकि देखें हम बॉडी ऊपर गई तो तभी तो mgh वर्क डन हुआ और उसमें स्टोर हुआ, तो हमने इसको वर्क जगह को पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे दिया। E डॉट ई इज पोटेंशियल एनर्जी। In the above expression for work against the gravitational force, not only the difference of heights between the two positions appears। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो अबव एक्सप्रेशन है फॉर वर्क का अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के जो अगेंस्ट आपने वर्क का एक्सप्रेशन किया है, ओनली द डिफरेंस ऑफ द हाइट्स बिटवीन द टू पोजीशंस अपीयर, इसमें सिर्फ जो हाइट का डिफरेंस है, दोनों के हाइट में जो फर्क है दोनों पोजीशन पे, सिर्फ वो आ रहा है, ठीक है, एच की जो खास बात हो रही है। Hence, it is not necessary to measure the vertical height from the surface of the earth। तो आप ये देख लें कि भाई ज़रूरी नहीं होता कि भाई आप हमेशा वर्टिकल हाइट मेजर करें सरफेस ऑफ द अर्थ से, ठीक है, क्योंकि हाइट डजेंट मैटर कि आप वर्टिकल सरफेस ऑफ द अर्थ से हो, जिस पोजीशन से है दूसरी पोजीशन पे गई है सिर्फ उसका मैटर करता है। भले से वो हॉरिजॉन्टल हो, अगर वर्टिकल में वर्क हो रहा है तो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल आप हाइट मेजर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। द रेफरेंस लेवल में बी चूजन आर्बिट्रेरली, आर्बिट्रेरली का मतलब रैंडमली, आप रेफरेंस लेवल आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि आप वही वर्क करो। आप भाई आप अगर जिस पोजीशन पे हो आप हाइट नहीं उस पोजीशन को ले लो, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ ज़रूरी नहीं है आपका रेफरेंस हो हमेशा। वी मे टेक द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉल एज द जीरो लेवल टू मेजर द हाइट ऑफ द फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द जीरो लेवल। मतलब कि मैं अगर आपको डायग्राम से समझाऊं कि ये एक बॉल है, ठीक है, और बॉल यहाँ से शिफ्ट होके मूव करके यहाँ गई, ठीक है, अब सरफेस ऑफ द अर्थ ये है, तो आपका ये नहीं कि आप इसको हाइट मेजर करेंगे, नहीं, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, फर्ज करें आपने इसको ले लिया, दिस बिकम जीरो, या रेफरेंस लेवल ले लिया, ठीक है, और आपने ये मूव किया, यहाँ पे जो भी डिस्टेंस आया एस, और अब आपकी ये फाइनल पोजीशन आ गई एस, इसको एफ कर लें, ठीक है, ये एस आई कर लें, ठीक है, तो आप अब ये डिस्टेंस लेंगे, सही है, ये आपका कौन सा लेवल हो गया, दिस बिकम्स योर रेफरेंस लेवल, ठीक है, और इससे आप मेजर करेंगे यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ज़रूरी नहीं होता कि आप अर्थ ही लें, जहाँ से आप स्टार्ट करें आप वो भी रेफरेंस लेवल ले सकते हैं। अब ये एक आपकी डायग्राम है बुक में, ये क्या कह रहे हैं कि कंसिडर अ बॉल ऑफ मास m in our hand and take it to a height h measured from the surface of the earth। भाई एक आपने बॉल ले ली m, ठीक है, एंड टेक इट टू अ हाइट h मेजर फ्रॉम द, अब आपने उसको यहाँ से बॉल a को यहाँ से एक हाइट पर लेके जाना है ऊपर, जो कि हाइट यहाँ पे ये है आपकी टोटल h बन रही है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की h। अब ये बॉल यहाँ है, अब ये क्या कह रहे हैं, द इनिशियल पोजिशन ऑफ द बॉल इज a, ठीक है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, एंड इट्स फाइनल पोजीशन इज बी, दिस इज योर फाइनल पोजीशन। देयर मे बी सेवरल पाथ्स थ्रू व्हिच द बॉल कैन बी टेकन फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। ये कह रहे हैं कि भाई ए से बी तक जाने के बहुत रास्ते हैं, सेवरल पाथ्स, बहुत से रास्ते। अब देखें इसमें आप यूं भी गए, ठीक है, इस तरह भी आप इस हाइट पे पहुंच सकते हैं, आप इसको ऐसे लेके गए तो भी आप पहुंच सकते हैं, आप कितना भी घुमा घुमा के चले जाएं आप वैसे भी पहुंच सकते हैं। तो यू कैन टेक सेवरल पाथ्स टू रीच पॉइंट बी, लेकिन उसकी हाइट क्या होगी, ए के रिस्पेक्टिवली एच ही होगी। नाउ वर्क डन इन मूविंग द बॉल फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी अलोंग एनी ऑफ द पाथ्स इज द सेम एंड इज इक्वल टू एम जी एच। यानी जो हमने अभी पहले देखा था कि भाई किसी तरह भी आप ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गए, चाहे आप इसको ऐसे डायरेक्ट ले जाएं, चाहे आप इसको यूं यूं घुमा घुमा के इस पोजीशन पे ले आए, तो ए से लेके आप बी पे कैसे भी जा रहे हैं, ठीक है, वर्क डन हमेशा सेम रहेगा, या पोटेंशियल एनर्जी उसकी सेम ही रहेगी, वो होगी एम जी एच, क्योंकि वो डिपेंड करती है हाइट पे, ठीक है, तो आप उसको किसी तरह से किसी पाथ पे ले जाएं, बट इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर दोनों की सेम है तो हर पाथ का वर्क डन सेम रहेगा। दस द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड is independent of the paths and depends upon only the initial and final positions height of the ball। वर्क डन एक बॉडी को मूव कराने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड में किसके इंडिपेंडेंट होता है, मतलब डिपेंड नहीं करता, किस पे नहीं करता, पाथ पे, और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन बॉल की, ठीक है। अब टू प्रूव दिस स्टेटमेंट हमने एक स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए क्या किया, हमने क्लोज पाथ लिया, दैट इज ए बी एंड सी, ए बी सी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको ए बी सी ए कर लें, and show that the work done in carrying a body along this path is zero। अब हम क्या करेंगे कि इस वर्क डन जो along this path
ठीक है, इस बात पे अगर कोई बॉडी कैरी कर रहे हैं, बॉडी लेके चल रहे हैं इस पाथ के अलोंग, तो वो उसका वर्क डन क्या होगा, वो जीरो होगा क्लोज पाथ के क्रॉस। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी टेक अ ट्रायंगुलर पाथ ABCA इन विच द बेस BC इज परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटेशनल फील्ड एज शोन इन फिगर। अच्छा, वर्क डन जीरो क्यों होगा, देखें ए से आप बी पे गए कोई वर्क डन हुआ, बी से सी पे गए कोई वर्क डन हुआ, सी से वापस ए पे गए, तो फाइनल पोजीशन तो सेम हो गई जो पहले निकले थे, इसलिए वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, क्लोज पाथ का मतलब ये होता है। हाँ, अगर हम सी तक रहते तो वर्क डन जीरो नहीं होता, लेकिन वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, फाइनल इनिशियल पोजीशन पे। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई तो वर्क डन जीरो हुआ, इसलिए कैरिंग अ बॉडी अलोंग द पाथ इज जीरो इसलिए कहा है। ठीक है, और हमने सिंप्लिसिटी के लिए पाथ ले लिया ABC है जिसकी बेस परपेंडिकुलर BC है, बेस BC इज परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटेशनल फील्ड एज शोन इन फिगर। Amount of work done in carrying the body from A to B, B to C and from C to A are represented by WA to B, BC, CA। यानी A to B जाने के लिए A से B का है, B to C जाने के लिए वर्क डन B to C है, और C to A जाने के लिए वर्क डन C to A है रिस्पेक्टिवली। दस हमारे पास पहली जो इक्वेशन बनी वो बनी WA to B is F.S1। अब ये A to B है, A to B हम जा रहे हैं, ठीक है, फोर्स आपकी ये है, ठीक है, फोर्स इज दिस इज फोर्स, सही है, और ये आपका A to B S1 है। तो अगर मैं इसको, ये दोनों की सेम तकरीबन डायरेक्शन सेम है, डाउनवर्ड्स ही है ना, ठीक है, कोई अपोजिट डायरेक्शन तो है नहीं, सेम डायरेक्शन है। तो हमने क्या किया कि S1 को उठा के हम F पे लिया है हमने, अब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मूव करा रहे हैं और फोर्स की डायरेक्शन पे लेकर आ रहे हैं। तो ये अल्फा है, और एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है हमेशा, कॉस अल्फा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो कॉस अल्फा इज मल्टीप्लाई बाय S1, कंपोनेंट होगा किसका, S1 का कंपोनेंट होगा F पे, तो इसलिए S1 cos अल्फा आया। ठीक है, और S1 cos अल्फा किसके बराबर है, ये पूरी यहाँ से लेके और ये यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या H के बराबर है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो इसलिए हमने S1 cos अल्फा की जगह क्या डाल दिया, H, तो ये बन गया आपका MGH A to B। नाउ B to C वर्क क्या है, B to C वर्क है B to C, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे S2, ठीक है, और वर्क डन आपकी फोर्स क्या है, फोर्स तो ये रही जो ये नीचे एक्ट करी, ये एरो है जिसका, ठीक है, ये फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी ना फोर्स, तो क्योंकि हमेशा वेट क्या आता है, डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, फोर्स तो ऊपर नहीं कर सकती, ये बॉडी है उसका वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो इसलिए फोर्स नीचे ही रहेगी। अच्छा, अब एक खुद देख लें कि ये सेकंड केस है क्या, कि डिस्प्लेसमेंट हमारी यूं है हॉरिजॉन्टल, और फोर्स हमारी बिल्कुल वर्टिकल है खड़ी हुई, तो बीच में एंगल क्या बन गया इसका, 90 डिग्री बन गया, तो इसलिए S2 cos 90 हो गया। ठीक है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो S2 cos 90, और cos 90 सबको पता है जीरो के बराबर होता है, तो इसलिए ये बन गया mg S2 इक्वल टू जीरो, देन अगेन फोर्स वर्क डन बिकम्स जीरो, B to C का वर्क डन आपका जीरो हो गया। नाउ ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। WC इंटू ए, अब C इंटू में एक चीज है, S3 ऊपर जा रहा है, फोर्स नीचे है, ठीक है, अब वो ऊपर थोड़ा टिल्टेड है लेकिन है ऑपोजिट डायरेक्शन ही है फोर्स की, तो एक बात तो ध्यान में रहे, ये माइनस में आएगा। ठीक है, अब उसके दो तरीके हैं करने के, एक तो जो बुक में हुआ हुआ है, एक मैं आपको सिंपल, मैं आपको अपना स्टाइल बताऊंगा जो मैं एक एज अ टीचर करूंगा। ठीक है, अब F.S3 है, यहाँ तक तो सबको पता है भाई, क्योंकि फोर्स है और S3 इसकी डिस्प्लेसमेंट है, और S3 cos 180 माइनस बीटा क्यों आया, देखें हमें जो है ना एंगल क्लॉकवाइज देखना है, ठीक है, क्लॉकवाइज देखना है एंगल, तो हम क्या करेंगे, अब ये बीटा है, अगर मैं इसको S3 को एज इट इज यहाँ ले आऊँ तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, मतलब एक तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो बुक के तरीके से इन्होंने क्या किया है कि इस चीज को एक आगे बढ़ा दें आप, ठीक है, मेक दिस आगे, ठीक है, इसको आपने थोड़ा और फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर तो कितना भी लंबा हो जाए कोई इशू थोड़ी होता है, यहाँ से आप भले से इसको यहाँ तक ले जाएं कोई इशू की बात नहीं है, हमने इसको थोड़ा आगे कर दिया। अब अगर ये बीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल, ये क्या बन जाएगा, 180 माइनस बीटा, ठीक है, ये पता ही होगा क्योंकि ये पूरी लाइन क्या है, ये पूरी लाइन 180 के बराबर है। ठीक है, तो ये अगर बीटा है, दिस एंगल इज इफ बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस बीटा हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये अब ये एरो जो ये S3 का है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज के हिसाब से ये इस फोर्स पे प्रोजेक्शन पड़ेगी इसकी, ठीक है, तो इसलिए हमने S3 को cos 180 माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कराया, और 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा, बीटा कोई भी एंगल है लेस देन 90,
ठीक है, आप करके देख लीजिएगा 180 माइनस 90 से बस बीटा कम होना चाहिए। ठीक है, आप उसमें कुछ भी रख लें तो देख लीजिएगा ऑटोमेटिक वो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, ये और माइनस में आंसर आया तो हमारे पास एम जी माइनस एच थ्री, इसलिए माइनस एम जी एच बना, और एच थ्री कॉस बीटा भी क्या होगा, क्योंकि ये देन अगेन ये पूरी चीज़ हाइट के बराबर है। ठीक है, तो कॉस एच थ्री कॉस बीटा भी एच के बराबर होगा, माइनस की वजह से एम जी एच हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम चलें, अगर हम इसको ये कर सकते हैं कि एच थ्री की प्रोजेक्शन, एच थ्री की प्रोजेक्शन जो है वो हम एच पे प्लेस कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एस थ्री कॉस बीटा, आप कहेंगे भाई एस थ्री कॉस बीटा कर लेते। ठीक है, हम इसको सिंपल सिंपल एस थ्री कॉस बीटा कर सकते हैं। ठीक है, एस थ्री कॉस बीटा। लेकिन हमें अब इसमें मैं जो होता है मैं डायरेक्ट ये करता भाई कि हमें पता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है ये माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि एस थ्री ऊपर जा रहा है, भले से वो टेढ़ा ऊपर जा रहा है और एच नीचे है, तो मैं डायरेक्ट सिंपल यहाँ पे माइनस पुट कर देता। ठीक है, तो ये भी एक तरीका सही है। लेकिन जो प्रॉपर एक डेरिवेशन के चलते हुए थ्रू कि भाई ये क्यों हुआ फिर ये क्यों हुआ, तो उस हिसाब से ये बुक का सही है कि कॉस 180 माइनस बीटा किया, पहले आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया। ठीक है, और फिर उसको कॉस 180 माइनस बीटा एस थ्री कॉस बीटा ही होता है, ये एक रूल है। ठीक है, 180 माइनस बीटा कॉस बीटा होता है, उस हिसाब से फिर हमने इसको माइनस एम जी एच कर लिया। ठीक है, तो ये तीन हमने फॉर्म कर ली, अब हम इसको आगे इससे काम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे है h इक्वल्स टू एम ए डी। ठीक है, यानी ये क्या है, आपका डिस्टेंस है a से लेके d तक का। ठीक है, ये मेजरमेंट है a से लेके तक d की, तो आपका ये इसलिए h के बराबर है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। एस थ्री कॉस बीटा हो गया, एस टू कॉस 90 हो गया, एस वन कॉस एल्फा हो गया, जितनी प्रोजेक्शन है a से d तक की वो सब h के बराबर ही तो लिए हमने। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको h लिया। नाउ व्हाट वी डिड कि हमने जो है टोटल वर्क डन निकाल दिया अलॉन्ग द क्लोज पाथ, मतलब ए बी सी है जो हमने वर्क ए टू बी निकाला था, बी टू सी निकाला था, फिर सी टू ए निकाला था, तो हमने उसको सम किया। तो हमारा ए टू बी आया था एम जी एच। ठीक है, और इसी तरह देन बी टू सी था हमारा ज़ीरो, और सी टू ए जो है हमारा वो था एम माइनस एम जी एच। तो देन क्लोज पाथ बिकम ज़ीरो। ठीक है, तो हम ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए, इन दी एंड हम उसी पोजीशन पे आ गए। ठीक है, इनिशियल भी हमारी वही, इनिशियल भी वही, और फाइनल भी वही। ठीक है, तो इसलिए पोजीशन से डिपेंड करता है वर्क डन, तो इस वजह से हमारा वर्क डन जो है वो जीरो आया अलोंग द क्लोज पाथ। नाउ अब हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया होल पाथ को, मतलब ये ए से, ठीक है, दिस बी और दिस सी। ठीक है, हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, वन फ्रॉम ए टू बी, एक ए टू बी, बी टू सी, और तीसरा क्या किया सी टू ए। ठीक है, यानी इस तरह किया हमने, दिस वन, एक ए टू बी टू सी, एक ए बी सी, मतलब एक यहाँ से गए यहाँ पे, फिर यहाँ पे आए सी पे, और दूसरे में क्या किया हमने सी टू ए कर दिया सिर्फ अलग, और इसका भी देखा कि वर्क डन क्या है, जीरो हुआ। ठीक है, अब क्यों हुआ जीरो, क्योंकि ए टू बी टू सी क्या है, ए टू बी टू सी, ए टू बी टू सी आपका एम जी एच प्लस जीरो है, सी टू ए क्या है हमारा माइनस एम जी एच, तो देन अगेन जीरो हुआ। आप भले से कितना भी डिवाइड कर लें और आपकी पोजीशंस वही रहें, तो आपका वर्क डन वो चेंज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो फाइनल इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। अब सी टू ए हो या ए टू सी हो, देखें इसमें भी यही है, आप चाहे भले से यहाँ आप यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, वर्क डन, तो आपका फर्स्ट करें अगर हम ए टू सी जा रहे हैं, हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, सी टू ए जाएंगे तो क्या होगा, अगर आप सी टू ए जाएंगे वापसी ऐसे, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस से वर्क डन जीरो हो जाएगा, मतलब वर्क डन में कोई चेंज नहीं होगा, कोई ऐड नहीं होगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, विच इज कंपेयरिंग दीज इक्वेशन। ठीक है, हमने पहले ये दो इक्वेशन बना ली, एक सी टू ए टू सी वाली और एक उससे पहले वाली, अब कंपेयर किया, कंपेयर कंपेयर करने के बाद क्या पता चला हमें कि डब्ल्यू ए बी सी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए इन टू सी, ए टू सी, यानी हम ए से बी से सी पे जाएं, ठीक है, तो भी हमारा वर्क डन वही रहेगा, और हम सी टू ए जाएं तो भी हमारा वर्क डन वही रहेगा। ठीक है, ए टू बी टू सी क्या है हमारा एम जी एच,
ठीक है, ये मैंने इधर लिख दिया, इक्वल्स टू ए टू सी क्या है हमारा, ए टू सी आपका, सी टू ए क्या था, माइनस एम जी एच। ठीक है, तो ए टू सी वापस क्या होगा आपका, एम जी एच। सही है, तो दोनों बराबर हो गए आपके ये दोनों। ठीक है, इसलिए ए टू बी टू सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए टू सी। दस whether we carry the body from A to C along AC directly, यानी अगर हम A से C पे आए डायरेक्टली, या फिर एक पाथ ए बी सी, या ऐसे आए, यूं आए फिर आप यूं गए। ठीक है, तो वर्क डन आपका सेम रहता है, वर्क डन में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर मे बी एन इनफाइनाइट नंबर, दिस इज देयर मे बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पास गोइंग फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी में एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पास है, मतलब बहुत सारे पास हो सकते हैं जाने वाले, बट द वर्क डन हर पाथ पे सेम ही रहेगा। ए टू सी आप किसी तरह भी आए, आपका वर्क जो है वो सेम ही रहेगा। Such a type of field of force in which the work is independent of the path is called a conservative field. इस तरह की टाइप ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स जिसमें, ऐसी फील्ड ऑफ फोर्स जिसमें वर्क जो होता है वो आपके पाथ का इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा पाथ आप टेक कर रहे हैं, कौन सा पाथ आप ले रहे हैं। तो इस तरह की फील्ड को आप कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। और 10 ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गई, कंजर्वेटिव फील्ड हो गई, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, आपने ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट हो रही है हर जगह, तो इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है कि ग्रेविटी में आप कोई भी पाथ लें, ठीक है, कोई भी पाथ पे आप चलें, आपका वर्क डन जो है वो सेम रहेगा, भले से आपकी बस आपकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, ए और बी। सही है, कोई भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम रह रही है, भले से आप पाथ कोई भी ले रहे हैं, तो आपका वर्क डन विल रिमेन सेम। नाउ वी विल स्टार्ट विद पावर फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम प्रैक्टिकली देखें अपना नॉर्मल आम जिंदगी के हिसाब से, प्रैक्टिकल पॉइंट के हिसाब से, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो not only the work done by a force on an object but also the rate at which the work is being done। ठीक है, मतलब कि सिर्फ वर्क डन जो आपका फोर्स और ऑब्जेक्ट पे लगने पे कर रहा है वर्क डन, सिर्फ वो आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, बल्कि किस रेट पे हो रहा है। ठीक है, किस स्पीड पे हो रहा है, कितनी मतलब कितने रेट में वो पावर लग रही है। ठीक है, तो वो बेसिकली, सॉरी, कितने रेट पे वर्क हो रहा है वो आपका पावर है। नाउ वी डिफाइन पावर एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, हम पावर को क्या कहते हैं कि भाई रेट हो कहते हैं वर्क को, यानी वर्क का क्या रेट है, कितने टाइम में और कितनी स्पीड पे यानी आपके पावर वर्क हो रहा है, वो पावर कहलाती है। व्हेन एन अमाउंट ऑफ वर्क यानी डेल्टा वर्क इज डन इन टाइम डेल्टा टी, द एवरेज पावर इज डिफाइंड एज, अब एक अमाउंट ऑफ वर्क है डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू क्यों लिया, क्योंकि ये एक एवरेज पावर है, सॉरी चेंज इन पावर है, और डेल्टा टी भी एक टाइम है, चेंज इन टाइम, तो ये दोनों एक एवरेज हो गए। ठीक है, जब चेंज आता है तो एवरेज कहलाता है, तो इसलिए पावर भी यहाँ पे एवरेज होगी। तो एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला बना, पी एवरेज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। पावर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो ये वो ये डेल्टा डब्ल्यू अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, ये आपकी एवरेज पावर का फॉर्मूला बन गया। In the above expression, if delta t 0 yani approaches to 0, then limiting value of delta w upon delta t is called the instantaneous power at time t. The equation is then written as, अच्छा, ये जो above expression हमने लिखा है, ठीक है, अगर डेल्टा टी आपका approaches to 0 है, यानी कि देयर इज नो चेंज इन टाइम, कोई चेंज नहीं है टाइम में। ठीक है, तो टाइम्स बिल्कुल अगर फाइनल और इनिशियल टाइम सेम है या चेंज नहीं है, सीरियसली टेंस टू बी जीरो, मतलब जीरो के अप्रॉक्सीमेट है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। तो जो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी की जो लिमिट की वैल्यू होगी या लिमिटिंग वैल्यू होगी, लिमिट्स आपने पढ़े होंगे अगर फर्स्ट ईयर में मैथ्स में, तो वो लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है। तो उस ये जो होगी ना डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, होगी इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब है उसी इंस्टेंट पे, किसी एक खास टाइम पे। ठीक है, और वो क्या होगा, टाइम टी होगा, वो कुछ भी हो सकता है। द इक्वेशन इज देन रिटन एज, फिर इक्वेशन आप किस तरह लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, क्योंकि एक वो लिमिट का फंक्शन आ गया, ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो और डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एस आई, द यूनिट ऑफ वर्क इज 1 जूल। हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स है एस आई, उसमें जो वर्क का यूनिट है वो है 1 जूल और टाइम का 1 सेकेंड है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्टिवली उस हिसाब से, सो द कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट ऑफ पावर इज 1 जूल
and that of time is 1 second. So the corresponding unit of power is 1 joule per second. And sorry, this I think this is not the line. Okay, now so the corresponding unit of power is 1 joule per second, क्योंकि पावर होता है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, तो आपका जूल अपॉन सेकंड हो गया, और विच इज कॉल्ड 1 वॉट. ठीक है, और दूसरे 1 जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, 1 वॉट भी कहते हैं. अच्छा, 1 watt equals to 1 joules per second equals to 1 kg meter square per second square, वन second cube. ठीक है, now 1 megawatt equals to 10 to the power 6 watt, 1 gigawatt equals to 10 to the power 9 watt. यानी 1 watt आपका 1 जूल पर सेकंड हो गया, जो कि एसआई यूनिट में अगर इसको कन्वर्ट करें मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब के बराबर होता है. ठीक है, और आपका देन 1 मेगावाट 10 टू द पावर 6 वाट के बराबर होता है, क्योंकि मेगा मीन्स 6, गीगा मीन्स 9, तो ये आपके यूनिट्स हो गए. नाउ इन द ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम जो यूनिट ऑफ पावर इज 1 फिट डॉट एल बी पर सेकेंड. ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में सही आपका जो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम है आपका एफ पी एस सिस्टम भी कहलाता है. वो क्या है, उसमें यूनिट ऑफ पावर क्या है, 1 फिट डॉट एल बी पर सेकेंड, यानी 1 फिट एल बी पर सेकेंड आपका उसका यूनिट है. Since this unit is quite small, a bigger unit called horsepower has been adopted, and 1 horsepower equals to 746 watts. अच्छा, अब ये जो है ना, ये यूनिट बहुत स्मॉल है. ठीक है, क्वाइट स्मॉल है, मतलब इतना भी स्मॉल नहीं है, लेकिन एक स्मॉल है कि आप बाकी अगर किसी गाड़ी की पावर की बात करें तो इस हिसाब से स्मॉल होगा, ये बहुत स्मॉल होगा ये. ठीक है, आप किसी हॉर्स की, इवन हॉर्स की पावर की बात करें तब भी ये स्मॉल होगा. ठीक है, तो हम इसलिए इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं कि भाई हमने एक हॉर्स पावर बना ली है, एक बिगर यूनिट है जो हमने अडॉप्ट किया है, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट. ये हमने ये एक अपने हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेशन और एक साइंटिस्ट ने खुद बनाई है, जिसका के कहते हैं कि 1 हॉर्स पावर 746 वाट्स के बराबर ले लिया है. नाउ वी कैन एक्सप्रेस वर्क एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. हम जो है वर्क को क्या प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट ले सकते हैं, पावर और टाइम का. कैसे, द टर्म किलोवाट आवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस डेफिनेशन ऑफ वर्क. ठीक है, जो किलोवाट आवर की जो डेफिनेशन है, सॉरी किलोवाट आवर जो टर्म है वो हमने वर्क की डेफिनेशन से निकाला है. कैसे, 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन 1 आवर, यानी किलोवाट का आवर क्या है कि वर्क डन है 1 आवर में बाय एन एजेंसी, कोई एजेंसी का मतलब कोई भी चीज़ जो वर्क फोर्स लगा रही है, वर्किंग एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 1 किलोवाट, दैट इज 1000 जूल्स पर सेकेंड. ठीक है, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है कि एक घंटे में 1 किलोवाट की वर्क डन, आपका 1 किलोवाट का वर्क डन हो रहा है. और 1 किलोवाट क्या होता है, 1000 जूल्स पर सेकेंड. एक वाट, एक आपका 1 किलोवाट इज 1000 जूल्स पर सेकेंड. नाउ सिंस 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, 1 आवर क्या है 3600 सेकेंड्स के बराबर है, तो इसलिए हमने क्या किया, 1 किलोवाट आवर को आवर की जगह 3600 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स. अब कैसे वर्क देखें, पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम. ठीक है, हमने यही पढ़ा था, तो पावर इनटू टाइम बन गया आपका वर्क डन. ठीक है, तो इसलिए हमने पावर की जगह 1000, जो कि ये आपका 1 किलोवाट को 1000 कर दिया. ठीक है, 1000 वाट हो गया, इनटू टाइम क्या है 1 आवर था, हमने इसको 3600 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल आपका बन गया ये. और ये आपका वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल्स होगा, इसलिए हमने इसको 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स कर दिया. Now we can obtain an alternative expression for power using equation the P average equals to delta W delta T. अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं भाई हम एक और एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं पावर का, वो है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी. तो हमें पता है फॉर्मूला. अब डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, तो एफ डॉट एस आपने सब्सटीट्यूट कर दिया. डेल्टा टी क्या है, वो सीधा सीधा आपका टाइम आ गया. ठीक है, आपने जब ये कर दिया, if the W is the work done when a constant force F of magnitude F points in the direction of the displacement S, theta equals to 0, cos theta cos this is cos 0 equals to 1, then ये कह रहे हैं कि अगर W वर्क डन है जब एक कांस्टेंट फोर्स, यानी कांस्टेंट फोर्स ये F, दिस F, ठीक है, पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट S, यानी कोई फोर्स है, ठीक है,
और वो एस की डायरेक्शन में पॉइंट करिए, ठीक है, पैरेलल हो या उसी के ऊपर ओवरलैप हो रहा हो, वो सेम डायरेक्शन काउंट कहलाती है, उसका एंगल जीरो होता है। तो थीटा क्या हुआ, जीरो। कॉस थीटा क्या हुआ आपका, कॉस जीरो क्या हुआ आपका, वन बन गया। तो देन एफ डॉट एस अपॉन टी, एफ एस अपॉन टी के बराबर है, ठीक है। अच्छा, हमने एस अपॉन टी को अलग कर दिया, एस अपॉन टी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, वी एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स इनटू एवरेज वेलोसिटी, या सिंपल वेलोसिटी भी आप इसको कह सकते हैं। Here P average is the average power and V average is the average speed या velocity. Now work done by a variable force, यानी वो वर्क डन जो कि एक वेरिएबल फोर्स की वजह से होता है। The work done by a variable force cannot be calculated by the direct use of the formula F dot S for the entire displacement S because the force is continuously changing with the displacement. अब ये कह रहे हैं भाई कि जो आपका ये सिंपल फोर्स और दिस फोर्स एंड एस का जो फॉर्मूला है, ठीक है, सिंपल वाला, तो ये आपका यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इज कॉन्स्टेंटली वेरिंग। अगर फोर्स वेरी नहीं करती तो ये आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल है, लग सकता है, लेकिन अगर फोर्स वेरी करिए देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला और एंटायर डिस्प्लेसमेंट के लिए एस, ठीक है। तो वी कंसिडर हेयर अ सिंपल केस in which the force is changing only in magnitude. अब हम यहाँ पे एक सिंपल केस कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक ड्राइव करने जा रहे हैं, तो हम एक सिंपल केस कंसिडर करेंगे जिसमें आपकी फोर्स चेंज हो रही है मैग्नीट्यूड में ही, ठीक है, डायरेक्शन ही चेंज हो रही है उसकी। We assume that the force is pointing in the positive direction of x-axis and the body is constrained to move in that direction. हमने ये अज्यूम किया है कि जो फोर्स है वो पॉइंट कर रही है किसमें, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की, ठीक है, और बॉडी जो है उसमें ही मूव कर सकती है, कंस्ट्रेंट है, वो लिमिट है, वो उसी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ठीक है। नाउ we can obtain an approximate value of the work done by a variable force in the following way. अब हम इसकी approximate value निकालेंगे work done की of the variable force in the following way. We divide the total displacement into a large number of small intervals, each of equal with delta x. हमने क्या किया, हमने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो उसको एक लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल्स में, यानी छोटी छोटी उसकी डिस्प्लेसमेंट कर दी, एक्स को ब्रेक कर दिया डेल्टा एक्स में, ठीक है, into a large and smaller. A constant force is supposed to act throughout an interval. और हमने कहा कि हर इंटरवल में यानी डेल्टा एक्स में, फर्स्ट का फॉर एग्जांपल व्हाट आई मीन टू से इज के एक दिस वन डेल्टा एक्स में आपकी एक ही कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सच अ चूजन कांस्टेंट फोर्स इज डेफिनेटली फॉर डिफरेंट इंटरवल्स। मतलब ये कहना चाह रहे हैं भाई कि ये जो सच अ चूजन कांस्टेंट फोर्स है, जो एक कांस्टेंट फोर्स है, वो हर इंटरवल के लिए डिफरेंट होगी, कि डेल्टा एक्स वन के लिए अलग होगी, फिर उसके ऊपर डेल्टा एक्स के लिए अलग होगी, क्योंकि वो तो वेरी कर रही है ना, इसलिए हर डिफरेंट इंटरवल के लिए वो डिफरेंट होगी। तो the work done by the force Fx, this one Fx acting in the interval delta x constructed at x is W equals to Fx delta x, सही है। तो फोर्स ब्रैकेट में एक्स इसलिए है कि उस खास इंटरवल के लिए, ठीक है, और डिफरेंस डेल्टा एक्स क्या है, उसकी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, यानी पहले पॉइंट लेके इंटरवल के दूसरे पॉइंट पे, तो डेल्टा एक्स आ गया, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा W इक्वल्स टू एफ एक्स डेल्टा एक्स। अच्छा, ये x ब्रैकेट में नहीं है उसके साथ, ये एफ एक्स है, यानी f इज अ फंक्शन ऑफ x। फोर्स जो है x, किस x की बात हो रही है, उसकी फोर्स होगी ये। वी कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स फॉर ईच इंटरवल इन द अबव मैनर। हम हर वर्क डन जो है, हर फोर्स का वर्क डन इस हर इंटरवल के लिए अबव मैनर से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम x1 टू x2। अब हम फाइनल पोजीशन पे जा रहे हैं, ठीक है। पहले हमने ये किया भाई, ये आपका पॉइंट x1 है, ये आपका x2 है, ठीक है, दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर x2, ठीक है। हमने यहाँ पे इंटरवल बना दिए थे बहुत सारे, ठीक है, छोटे छोटे इंटरवल बना दिए, डेल्टा एक्स के, डेल्टा एक्स के, डेल्टा एक्स के। अब हमने सबको एक एक करके पहले इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया, ये डब्ल्यू एफ एक्स डेल्टा एक्स के फॉर्मूले से हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद हम कह रहे हैं कि भाई अब हम इनका सम कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम बॉडी x1 टू x2, और वो सम किसके बराबर होगा, एफ एक्स डेल्टा एक्स के। किस तरह, हमें सबमिशन करना पड़ेगा, हर उसकी सबमिशन,
जिसमें समेशन इज j इक्वल्स टू 1 टिल n fxj और डेल्टा xj। अब ये हैं क्या चीजें? where fxj is the force acting in the jth interval of width, यानी जो भी इंटरवल है, jth इंटरवल कोई भी एक इंटरवल है रिस्पेक्टिवली, इट कैन बी वन फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, ठीक है, तो वो इंटरवल है। और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स है। यानी समीशन का आपने किया होगा कि 1 से स्टार्ट होता है, टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स फर्स्ट पर 1000 है, तो 1 से 1000 तक की तमाम वैल्यूज आएंगी एफ एक्स जे डेल्टा एक्स जे में, और सबको आखिर में सम हो जाएगा। इस तरह आपके पास टोटल वर्क डन आ सकता है। अब इसकी एक और बात कि हालांकि हमने बहुत ईच इंटरवल बहुत बहुत छोटा है, बट फिर भी वो एक फाइनाइट है, उसका कोई वैल्यू है। तो जो फोर्स होगी, जो बिगनिंग ऑफ द ईच इंटरवल, यानी फर्स्ट करें ये एक इंटरवल है, एक ये वाला, ठीक है, ये इंटरवल है और एक ये इंटरवल है, ठीक है। अब इस जगह पे जो फोर्स लग रही है और इस जगह पे फोर्स लग रही है वो फिर भी सेम नहीं होगी, क्योंकि इंटरवल छोटे तो हैं पर अभी इतने छोटे नहीं हुए कि बहुत ही बिल्कुल सेम फोर्स हो जाए, ठीक है, तो थोड़ी बहुत चेंज होगी। तो hence the force acting at the beginning of each interval is not the force which is actually acting at each point of the interval, ठीक है। तो मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि दोनों एंड पॉइंट्स पे सेम नहीं है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, सिर्फ अपनी अजम्पशन कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी हमारा अप्रोक्सीमेट है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है ये। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ बेटर रिजल्ट, अगर हमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो हमें क्या करना है, ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट्स की है ना हमने, ये वाली जो आप देख रहे हैं, दिस वन, ये जो मैं एरो से बता दूं, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हमें इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। मतलब मैं इसको यहाँ भी और लगा दूँ, एक और इंटरवल कर दूँ, फिर यहाँ भी एक और इंटरवल बना दूँ, ठीक है, फिर यहाँ भी एक और इंटरवल बना दूँ। जितने मैं इंटरवल्स बनाता रहूँगा ये उतने बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स होते रहेंगे, सही है। अब हमें क्या करना है एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, कि हमें ये डिपेंड करेगा कि हम कितने इंटरवल्स बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने इंटरवल्स होंगे स्मॉल से स्मॉल, वो आपका बेहतरीन आपका आंसर आएगा, ठीक है। और इनफाइनाइट नंबर आप बना दें, और इससे क्या होगा कि आपका जो है रिजल्ट एक्यूरेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी पे जाएगा। और डेल्टा एक्स शुड बी टेंड्स टू जीरो, यानी इंटरवल जो है, डिफरेंस जो होना चाहिए इंटरवल का डेल्टा एक्स, वो इतना छोटा हो जाए कि वो तकरीबन जीरो के बराबर हो जाए, तो आपका रिजल्ट उतना बेहतर होता जाएगा। ये कब करते हैं? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में। इससे भी आंसर आ सकता है, लेकिन इससे एक अप्रोक्सीमेट होगा, जितना आप इंटरवल ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे आपका आंसर और बेहतर होगा। थैंक यू। अब हम द रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।